जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल में और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। यहाँ पहली अपडेट भारत की स्वदेशी ATAGS को लेकर आ रही है। दरअसल कल्याण स्ट्रेटेजिक सिस्टम उनकी तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि अब ATAGS में जो स्वदेशी सामग्री है उसे 80% से अधिक बढ़ाया जाएगा और आगे भविष्य में ये पूरी तरीके से भारत में विकसित और भारत में निर्मित प्लेटफॉर्म होगा। मतलब साफ है कि आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए विदेशी कंपोनेंट्स पर निर्भरता को कम करने का प्रयास कल्याण स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। बैरल और ब्रिज सिस्टम से लेकर जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये काफी महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स माने जाते हैं जिन्हें अब घरेलू स्तर पर बनाया जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर हमारी निर्भरता रहेगी इन चीजों के ऊपर तो सप्लाई चेन का इशू जैसी समस्याएं हमें इस प्रोग्राम में भी फेस करनी पड़ सकती है। आखिरकार जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी की बात सामने आ गई है कि भाई कम से कम ये अब 12 F404 इंजन इस साल भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स के लिए डिलीवर कर देंगे। हालांकि जो पहला इंजन अभी मिलने वाला है उसके रिगरस ट्रायल इस वक्त अमेरिका में चल रहे हैं और मार्च के अंत तक ये भारत पहुंच जाएगा। यानी कि इस साल 12 इंजन हमें मिलेंगे, लेकिन 2026 से 20 इंजन जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को दिए जाएंगे। मतलब साफ है कि इससे हमारे तेजस मार्क 1 प्रोग्राम की रफ्तार जो है वो बढ़ेगी और सालाना 20 फाइटर जेट्स हमारे तैयार हो पाएंगे। भारतीय वायुसेना अब अपने Su-30 MKI, राफेल और तेजस फाइटर जेट की तर्ज पर बनाए गए विमान के नकली नमूने खरीदने की तैयारी कर रही है। मतलब साफ है कि ये फाइटर जेट्स दुश्मनों के रडार और उनकी नजर से बचे रहेंगे और इन नकली नमूनों को रनवे पर भी डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि अगर अचानक कोई हमला होता है तो दुश्मनों को धोखा दिया जा सके, जिससे कि इन फाइटर जेट्स को किसी भी तरीके की मिसाइल हमलों से बचाया जा सके। इंडियन एयरफोर्स की जो शुरुआती योजना है उसके तहत भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर जो हमारे प्रमुख ठिकाने हैं वहां पर इन नमूनों को डिप्लॉय किया जाएगा। मतलब साफ है कि दुश्मनों को लालच देकर उनके एमुनिशंस को बर्बाद किया जा सकता है और ये जो नकली नमूने होंगे वो रडार रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाली इन्फ्लेटेबल स्ट्रक्चर से लेकर मॉडुलर फाइबर ग्लास या फिर धातु के फ्रेम तक हो सकते हैं, जिसे कि ग्राउंड क्रू के द्वारा कुछ मिनटों में डिप्लॉय किया जा सकता है। ऐसे ही नहीं दोस्तों, ये नमूने यहाँ पे तैनात होंगे, बाकायदा कुछ में तो इंफ्रारेड गाइडेड हथियारों का मुकाबला करने के लिए, इंजन सिग्नेचर का अनुकरण करने के लिए हीट सीकिंग एलिमेंट्स भी शामिल हो सकते हैं। आप सबको मालूम होगा, पिछले साल की खबर है जब मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि ग्रीस के पास कुछ मिराज 2000 फाइटर जेट्स पड़े हुए हैं, वो भारत को देने को लेकर बात कर रहा है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने इसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन अब जो अपडेट सामने आई वो बताती है कि ये जो अतिरिक्त मिराज 2005 फाइटर जेट्स हैं इन्हें यूक्रेन को दिया जा सकता है, ताकि यूक्रेन की हवाई रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया जा सके। हालांकि भारत ने ही इसका रिस्पांस नहीं दिया, बल्कि और किसी दूसरे देश ने भी इसका रिस्पांस नहीं दिया कि भाई हमें ये फाइटर जेट्स दे दो, क्योंकि ग्रीस तो अपनी एयरफोर्स में राफेल फाइटर जेटों को शामिल कर रहा है। हालांकि मिराज 2005 के ट्रांसफर से यूक्रेन की युद्ध क्षमताओं में काफी इजाफा हो सकता है, क्योंकि मिराज 2005 एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि अपने एडवांस एवियोनिक्स और एयर टू एयर कॉम्बैट पावर के लिए जाना चाहता है। वहीं दोस्तों गोदरेज एरोस्पेस को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से कहा गया है कि वो भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ। दरअसल यहाँ पर गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी कंपनी ने पहले ही जो क्रिटिकल मॉड्यूल्स हैं ड्राई कावेरी इंजन के उन्हें तैयार भी किया है। इसके अलावा उन्होंने टरबाइन ब्लेड्स, कंप्रेसर डिस्क, कंबंशन मॉड्यूल, मास्टरिंग हाई टेम्परेचर एलॉयज जैसे निकल आधारित सुपर एलॉयज, साथ ही साथ एडवांस वेल्डिंग और हीट ट्रीटमेंट जैसी चीजें तैयार कर रखी हैं, जो कि सीधा 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए बड़ा सपोर्ट दे सकती हैं, जिसका लक्ष्य है कि 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन को तैयार करना AMCA मार्क 2 के लिए। हालांकि दोस्तों प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां यहाँ पर काफी इंटरेस्ट जरूर दिखा रही हैं इस प्रोग्राम के लिए, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए आप सब जानते हैं कि भारत को एक विदेशी पार्टनर चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नीश टेक्नोलॉजी है वो विदेशियों के पास ही मिलेगी। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश अब लखनऊ में कटिंग एज मिलिट्री हार्डवेयर टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित करेगा और ये जो नई फैसिलिटी होगी दोस्तों, वहां छोटे हथियार और गोला बारूद से लेकर ड्रोन, मिसाइल कंपोनेंट्स और बख्तरबंद वाहनों जैसी एडवांस सिस्टम का परीक्षण और प्रमाणन भी किया जाएगा, ताकि भारत की विदेशी परीक्षण एजेंसियों पर निर्भरता कम हो सके और इससे पैसा भी बचेगा और प्रोडक्शन का जो टाइमलाइन है उसमें भी तेजी आएगी। इवन भारत ग्लोबल मार्केट में अपनी उपस्थिति को भी यहाँ पर मजबूत कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अब पहले फुल स्केल घातक यूकैफ प्रोटोटाइप के लिए जो क्रिटिकल सिस्टम्स है उन्हें खरीदेगा, जिसमें कि सब सिस्टम, जिसमें कि एवियोनिक्स, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, स्टेल्थ एनहांसिंग मटेरियल्स आदि। इवन दोस्तों ये जो घातक है वो AMCA के साथ टेक्नोलॉजिकल ओवरलैप भी करेगा। मतलब साफ है कि ये दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या है कि फंडिंग। हालांकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रोग्राम के लिए फंड रेज नहीं किया गया है और अभी इसके लिए फंड मिलना बाकी है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये जो फंड का प्रपोजल है उसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास इस साल भेजा जाएगा
और फिर अगर यहाँ से अप्रूवल मिलता है तो फिर इस घातक यूकैफ प्रोटोटाइप के फुल स्केल को बनाने का जो काम है वो और तेज हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को तैयार करने पर विचार कर रहे हैं, जो कि हमारे एम से 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के पायलटों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। बता दें कि इस हेलमेट में फ्लाइट टेक्टिकल्स और सेंसर डेटा इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि पायलट के वर्कलोड को कम करेगा। इसके अलावा उनकी जो डिसीजन मेकिंग है, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता है, उसे भी बढ़ाएगा, खासकर कि हाई प्रेशर वाले कॉम्बैट सिनेरियो के दौरान। हाल ही में भारत की टोनबो इमेजिंग के द्वारा स्पार्टन एस के एक्सपोर्ट के बाद अब टोनबो इमेजिंग ने अपना स्पार्टन आर लॉन्च किया है, जो कि एक कटिंग एज क्लिप ऑन या स्टैंड अलोन थर्मल हथियार साइट है, जो कि अब अटैक इनेबल्ड है। बता दें कि एक इंटीग्रेटेड लेजर रेंज फाइंडर की विशेषता के साथ स्पार्टन आर रियल टाइम की बैलिस्टिक कैलकुलेशन और सटीक प्रिसीजन टारगेटिंग के लिए एक डिस्टर्ब रेक्टिकल प्रदान करता है, जो कि हमारे आर्म फोर्सेस की क्षमताओं को बढ़ाएगा। वहीं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दोस्तों 250 अतिरिक्त ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी की है, जिन्हें कि भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना को दिया जाएगा। इसकी अनुमानित कीमत करीबन 20,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए भी इसी साल एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। अर्मीनियाई सेना के स्पेटनास के 2 डेलीगेशंस ने हाल ही में भारत की एलिट 50 पैरा ब्रिगेड के साथ मुलाकात की है, और इस मुलाकात में दोस्तों संयुक्त रणनीति, प्रशिक्षण प्रोग्राम और उन्नत सैन्य अभियानों के लिए संभावित सहयोग पर बातचीत की गई है। वहीं दोस्तों अमेरिका के F-35 को एक और तगड़ा झटका लग गया है। कई देश F-35 को ठुकरा चुके हैं, लेकिन अमेरिका भी अपने हाथ से इस मार्केट को नहीं निकलने देना चाहता। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों लॉकहीड मार्टिन ने F-35 लाइटनिंग 2 के लिए एक और नया ऑफर कनाडा को दिया है। कहा है कि अगर वो 88 F-35A फाइटर जेट खरीदता है, जिसके लिए वो वादा कर चुका है, तो वो देश में और ज्यादा नौकरियां जनरेट करेगा। हालांकि यूरेशियन टाइम में कहा गया है कि अमेरिका केवल डील बचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि क्या फ्रांस के राफेल फाइटर जेट को कनाडा खरीदेगा, क्योंकि यहाँ पर कनाडा तो ऑप्शन तलाश रहा है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सैप का ग्रिपिन ई को प्राथमिकता दे सकता है कनाडा। मतलब ये कि राफेल सेकंड ऑप्शन रहेगा कनाडा के पास। चाइना के बाद अब अमेरिका ने भी अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट की घोषणा कर दी है, जिसका नाम F-47 है। और इस 6th जनरेशन फाइटर जेट में कई एडवांस डिजिटल क्षमताएं होंगी, जिसमें कि डेटा फ्यूजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉरफील्ड कमांड और साइबर युद्ध लड़ने की क्षमता होगी। अमेरिका कह रहा है कि F-22 रैप्टर की जगह F-47 लेगा। इस फाइटर जेट को कंप्यूटर पायलट के जरिए उड़ाया भी जा सकता है। ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि F-47 का एक्सपेरिमेंटल वर्जन पिछले 5 सालों से गुप्त रूप से उड़ान भी भर रहा है। अब ऐसे में आप कल्पना कीजिए कि भारत का 5th जनरेशन का फाइटर जेट जो कि 2028 तक अगर अपनी पहली उड़ान भी करता है, तो अमेरिका तो 2030 तक अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट F-22 की जगह 6th जनरेशन के F-47 को शामिल कर लेगा। यहाँ पर दोस्तों F-47 की तस्वीरें जैसी सोशल मीडिया पर आई, उसे लेकर कई तरीके के विवाद भी खड़े हो गए, और डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे 6th जनरेशन का फाइटर जेट बताने से इनकार भी कर रहे हैं। मतलब एक मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल। इसमें 2 अलग अलग वेरिएंट दिखाए गए हैं, जिसमें कि एक में तो कैनार्ड डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, तो दूसरे में बिना कैनार्ड के। और इस फाइटर जेट के जो मेन विंग्स है उसके आगे छोटे फोरे विंग्स को शामिल करने के बाद ही ये विवाद खड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पर दोस्तों कैनार्ड्स को लेकर तो ये कहा जाता है कि भाई कैनार्ड्स जो है वो मैन्युअलिटी को तो इन्हांस करते हैं, इसके अलावा इसके जरिए सुपीरियर पिच कंट्रोल और विमान की चपलता भी बढ़ती है, जैसे कि राफेल, तेजस मार्क 2, यूरोफाइटर टाइफून और ग्रिफिन में आप देख सकते हैं। हालांकि J-20 में भी हमने कैनार्ड को देखा है, लेकिन F-47 वाले 6th जनरेशन के फाइटर जेट में ये दिखना सवाल तो खड़े करता है। क्योंकि दोस्तों अगर इस फाइटर जेट में किसी भी तरीके का उभार दिखता है, तो मतलब साफ है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि कैनार्ड्स और जो 4 विंग्स है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए खराब होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खास बात है कि ये जो फाइटर जेट है वो टेललेस होगा। कैनार्ड्स वाली जो प्रॉब्लम आ रही है उसके पीछे का रीजन दोस्तों ये भी हो सकता है कि अमेरिका को पता है कि अगर उसने रियलिटी में अभी दिखा दिया कि एक्चुअल में उसका ये F-47 कैसा दिखता है, तो चाइना जैसा देश कॉपी करने में तो पीछे रहता नहीं है। तो इसके पीछे रीजन ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ये कारण हो कि इसकी रियल इमेज अभी ना प्रसारित की गई हो, ये केवल एक PR एजेंसी की तरफ से दिखाया गया हो। यानी कि कुल मिलाकर जानबूझकर इस तरीके की तस्वीर दिखाई गई है जिसमें कैनार्ड्स दिख रहे हैं। हालांकि कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इसमें कैनार्ड्स होते भी हैं तो हो सकता है कि यह वाला कॉन्फ़िगरेशन किसी और काम के लिए आ सकता है, जिसका इस्तेमाल इंडो पैसिफिक में डॉग फाइट्स के लिए किया जा सके। यानी कि कैनार्ड से लेस डिजाइन जो है वो डॉग फाइट के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चीजें बहुत हैं, अमेरिका हर चीज बताकर नहीं करता है, उसने सिर्फ घोषणा कर दी है अपने F-47 की। तो आप देखिएगा अगले कुछ सालों में इसकी रियल तस्वीर क्या है। वहीं दोस्तों मंगल लैंडिंग मिशन को मंजूरी मिल गई है, इसरो के अध्यक्ष वी नारायण जी ने इसकी पुष्टि कर दी है। वहीं गोवा शिपयार्ड ने दोस्तों आज भारतीय नौसेना के लिए दूसरा तलवार क्लास का फ्रिगेट प्रोजेक्ट 11356 लॉन्च किया है।
तो फिलहाल तब तक टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।